बाबर बाबर का समय अंतराल है 1526 से लगाकर 1530 तक। इसने लगभग 4 वर्ष तक शासन किया था। पहले हम अपन देख लेते हैं मुग़ल काल के बारे में। जो मुग़ल शब्द हैं वो लैटिन भाषा के मॉन्क शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बहादुर। और वैसे बाबर उस ज़माने में बहादुर भी था। मुग़ल वंश के शासक तुर्की नस्ल के चगताई शाखा से संबंध रखते थे। जो मुग़ल वंश था ये पहले किसके अंडर थे? जो तुर्की नस्ल थे, एक तुर्क थे और तुर्की नस्ल के चगताई शाखा से संबंध रखते थे। और इसका पूरा नाम है ज़हुरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखना। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन, 14 फरवरी 1483। और ट्रांसऑक्शियन की फरगना में, ट्रांसऑक्शियन चीन और उस समय उसके आसपास अफ़गानिस्तान के आसपास का एरिया था। और फरगना एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी रियासत थी वहाँ पे। पिता था उमर शेख मिर्ज़ा, जो फरगना का शासक था और जो चगताई तुर्क था। अब देखिए यहाँ से, और माता थी कुतुब निगार खां। अब देखो ध्यान रखना, जो पिता था वो तैमूर लंग का 5वां वंशज और जो माता थी वो चंगेज़ खां यानी कि मंगोल वंश का 14वां वंशज था। यानी कि जो बाबर था वो तैमूर की तरफ से तो 5वां वंशज था और चंगेज़ की तरफ से 14 वंशज की उपज थी ये। पिता की मृत्यु हो जाती है 1494 में। तो उस समय गद्दी पर बैठता है बाबर 1494 में, मात्र 11 वर्ष के आयु में, बिल्कुल अल्पायु थी और छोटा सा बालक था। अब इसको पता नहीं ये शासन किस प्रकार से क्या करना है, तो इसकी एक दादी थी एहसान दौलत बेगम। अब इसने अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की। वैसे इसने बहुत सारे युद्ध वगैरह किए, लेकिन मैन है जो इसमें दे रहा हूँ मैं। सर ए पुल का युद्ध जो 1502 में हुआ था। उस समय समरकंद का शासक था सेवानी खां और बाबर के मध्य में। बाबर उस समय छोटा था और इतना टैलेंट था नहीं युद्ध विद्या में। तो उस समय सेवानी खां जीत जाते हैं और बाबर पराजित होकर वो काबुल की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद में वो क्या करते हैं, थोड़ा फॉर्म में आ जाते हैं, है ना। अपन भी कुछ करते तो फॉर्म में आ जाता है, तो ये भी भाई साहब फॉर्म में आ गए। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक उपाधि धारण कर ली थी 1507 में, जिसे बादशाह कहते हैं ना, बादशाह बाबर या बादशाह कोई बादशाह कहते हैं। और उस दरमियान क्या हुआ कि ये जो पैतृक उपाधि थी मिर्ज़ा की, इसको त्याग कर इसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली। मिर्ज़ा मतलब इसके पिताजी थे उमर शेख मिर्ज़ा। फिर आगे देखिए, फिर इसका दौर आता है भारत पर आक्रमण करने का। वैसे इसने, अगर पूछा जाए कि भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया है, तो अपन कहेंगे कि भारत पर बाबर के द्वारा 5 बार आक्रमण हुए हैं। ठीक है, तो पहला आक्रमण था बाजौर और भेरा पर आक्रमण 1519 में। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध था जो यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध था। ध्यान रखना, यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध था। और दूसरा इसका नोट ध्यान रखना है कि बेरा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम बारूद तोपों का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना भारत में। वैसे तो बहमनी साम्राज्य के समय में भी उस समय बारूद का प्रयोग हो गया था, लेकिन बाबर के समय में बारूद और तोपों का प्रयोग इस बाजर और भेरा यानी कि 1519 में किया गया था, ये ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाते हुए पेशावर पर आक्रमण किया 1519 में, और सियालकोट पर आक्रमण कर 1520 में, और लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण किया था 1524 में। इन क्षेत्रों को उसने जीत लिया। फिर यहाँ से क्या था, दिल्ली सल्तनत में इधर लोधी वंश का शासक था और इधर था इब्राहिम लोधी का शासन था। तो उस समय क्या था, उस समय अपमान का बदला लेने के लिए दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे दिया। ये इब्राहिम लोधी का चाचा है, बहुत ही खतरनाक आदमी था, और दौलत खान लोधी। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि अपन क्या करें, बाबर को बुलाएंगे, ठीक है, किराए पे लेंगे इसको बाबर को और दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। पर ये दोनों नहीं जानते थे कि बाबर चीज़ कुछ और थी। ठीक है, और इतिहास में बताते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के अलावा इसमें राणा सांगा भी था, क्योंकि इब्राहिम लोधी मेवाड़ पे भी और अपने इधर राजस्थान में भी बहुत
निगाहें थीं, ये भी परेशान थे। तो कहते हैं कि राणा सांगा भी इसमें सहयोग था, लेकिन पता नहीं, इतिहास लंबा चौड़ा है, कुछ भी हो सकता है। फिर देखो पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर विजय होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ये ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी हार भी जाता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है, और युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, ये याद रखना। और इसमें पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, उज़्बेकों की तुलुकमा पद्धति का प्रयोग हुआ, तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग हुआ। उस्मानी विधि का मतलब होता है एक तोप को दो पहियों के बीच में किसी रस्से से बांधना, वो होती है उस्मानी विधि। ओके, देख सकते हैं विधि हैं और जिनसे सीखी हैं। तुलुकमा विधि बाबर ने सीखी थी उज़्बेकों से, यानी कि उज़्बेकिस्तान से, और बंदूक का प्रयोग हुआ था ईरानियों से, और तोपों का प्रयोग सीखा था ईरानियों से, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल के तुर्कों से या कुस्तुनतुनिया से। ओके, घोड़ों का सफल संचालन तुर्कों से सीखा था। बाबर के दो तोपची थे, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक थे, उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा खां। अब थोड़ा बाबर उस समय क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है, तो उसने एक उपाधि धारण की कलंदर। कलंदर क्यों? क्योंकि उस समय वो काबुल में था, काबुल से वहाँ पर सारा साम्राज्य हैंडल करता था। तो बाबर ने जीत की खुशी में काबुल के प्रत्येक घर में उस समय चांदी का सिक्का बंटवाने के कारण लोगों ने और उसके सिंहासन ने और उसके प्रशासन ने इसको कलंदर की उपाधि धारण की कि भाई आज से हमारे तुम कलंदर बादशाह हो। ध्यान रखना, नोट यहाँ पे, हुमायूं ने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य से कोहिनूर हीरा प्राप्त कर बाबर को दिया। बहुत बड़ी दास्तान है कोहिनूर हीरा की। ये गोलकुंडा की खान से निकला है, ध्यान रखना। और ये कहाँ जाता है, अंतिम समय में ये भारत से बाहर चला जाता है। उस समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, उत्तरवर्ती मुगल काल में अपन पढ़ेंगे, नादिर शाह का आक्रमण होता है। उस समय यहाँ से वो हीरा बाहर चला जाता है। फिर देखो पहला युद्ध हो गया इसका बाबर का, बाजोर और भेरापत, और दूसरा युद्ध हो गया पानीपत का, और तीसरा युद्ध होता है खानवे का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को, जिसमें मेवाड़ शासक राणा सांगा बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही शानदार शासक था। इस कहते हैं इतिहासकार, इसमें इतनी शक्ति और इतनी प्रतिभा विद्यमान थी कि ये इब्राहिम लोदी और बाबर को पूरे हिंदुस्तान से खदेड़ सकता था, लेकिन शासकों की वजह से ये सहयोग नहीं मिल पाया और इसका शासन यही समाप्त हो जाता था। और उसके बाद में राणा सांगा जी हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है। तो उस समय मेवाड़ शासक में राणा सांगा ने एक प्रथा चलाई थी, जिसे पाती पेरवान प्रथा कहते हैं। ये प्रथा जैसे मतलब सबका सहयोग देना है, सब इसमें साथ में मिलेंगे, ठीक है ना, और बाबर के खिलाफ लड़ेंगे, उसको कहते हैं पाती पेरवान प्रथा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं हेल्प करना, ठीक है। तो राणा सांगा की सेना में उस समय 7 राजपूत राजा थे और 104 सरदार थे। बहुत बड़ी बात होती है किसी राजा के अंडर 7 राजपूत राजा और 104 सरदार होना, बहुत बड़ी बात है। उस समय राणा सांगा जी घायल हो जाते हैं और उसका मुकुट धारण करते हैं जाला अज्जा। तो देखो सहयोगी 7 राजा कौन कौन से थे, चंदेरी के राजा मेदिनी राय, आमेर का राजा पृथ्वीराज, जोधपुर के राजा राव मालदेव जो राव गंगा के पुत्र थे, और मेवात के राजा हसन का मेवाती, जो ध्यान रखना इस युद्ध में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और मेड़ता के राजा वीरमदेव मेड़तिया, और गुजरात के शासक ईडर, और एक मोहम्मद का लोधी थे। उसके बाद में सांगा के उपनाम भी दे सकते हैं, सैनिक भग्नावेश और हिंदूपत। और इस युद्ध के बाद में बाबर क्या करता है, उपाधि धारण करता है गाजी, मतलब काफिरों को मारने वाला, या अपन कह सकते हैं हिंदू धर्म पर बिजली गिराने वाला शासक, मतलब बहुत ही क्रूर शासक कह सकते हैं अपन। और नारा दिया था ज़िहाद का, और एक कर हटाया था, तमगा नामक कर, व्यापारी कर था, ठीक है ना। और उसके बाद में चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 को, जो बाबर और चंदेरी की राजा मेदिनी राय के मध्य हुआ था। पता है क्यों हुआ था? क्योंकि ये राणा सांगा की सहायता की थी मेदिनी राय ने। एक कारण तो ये है कि भाई तूने उस समय उसकी सहायता की थी, अब ले तेरा नंबर भी है। और दूसरा कारण ये है कि आगरा और दिल्ली से अपन गुजरात जाते थे, मतलब ये गुजरात जाता था खुद, तो उस समय ये मेवाड़ वगैरह और ये बीच में पड़ता था, ठीक है ना, मेदिनी राय चंदेरी MP के सेंटर में।
तो उसको जीतना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको हराना भी बहुत ज़रूरी था। तो उस समय ये बहुत ही क्रूर शासक था। उस समय इसने क्या किया था कि राजपूतों का सिर काट कर एक मीनार खड़ी कर देता है और स्वयं उस पर बैठता है। उस समय बाबर बहुत ही खतरनाक क्रूर शासक था। राजपूतों का कत्ल कर करके एक उनके सिर की और उनके धड़ की एक मीनार खड़ी कर देता है और स्वयं उस पर बैठता है। तो उस समय शेरशाह सूरी इसके साथ में था। ध्यान रखना, ये अफ़गान बादशाह हैं लेकिन इसके साथ में था। लेकिन ये जनाब ये ठहरे बहुत ही खतरनाक शासन, इनकी निगाहें भी दिल्ली सल्तनत पर थी। तो उस समय कथन क्या कहते हैं कि शेरशाह सूरी कि अगर सौभाग्य मेरा मित्र रहा और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुग़लों को एक दिन भारत से भगा दूंगा। और वास्तव में 1540 में इसकी सत्ता हाथ में आ जाती है। 1540 और 45 के बीच में 5 साल शासन करता है। ठीक है। तो उसके बाद में गागरा जो बिहार में पड़ता है, युद्ध होता है 6 मई 1529 में। जल व थल का युद्ध बोलते हैं इसको। मुग़ल वर्सेस अफ़गान के बीच में हुआ था। मुग़ल में इधर बाबर थे और अफ़गान में मोहम्मद लोदी थे। और जो मोहम्मद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का पुत्र था। इसमें ये पराजित हो जाते हैं और बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था। ध्यान रखना, गागरे का 29 में गागरा का युद्ध हुआ था और 30 में मारा जाता है, मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1530 में इसमें मृत्यु हो जाती है और दफन होता है आराम बाग, जिसे वर्तमान में नूर अफ़गान बाग भी कहते हैं, जो आगरा में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर दफना गया। लेकिन जो इसकी बाबर की विधवा पत्नी थी, उसने मुबारक यूसुफ़ज़ई उसका नाम है, उसको बाबर की अस्थियों को वापस काबुल में ले जाकर दफनाया गया और एक मकबरा बनाया गया। अब बाबर की आत्मकथा, खुद की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसे तुज़ुक-ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, तुज़ुक-ए बाबरी और बाबरनामा में राजा कृष्णदेव का उल्लेख मिलता है। बाबर के निगाहों में उस समय दक्षिण भारत में एक बहुत ही प्रतापी शासक था राजा कृष्णदेव, मतलब उसके टक्कर का राजा था। ठीक है। और बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद करने वाले इस्किन और अब्दुल रहीम खाना था। अंग्रेजी अनुवाद किया था श्रीमती बेवरीज लिडन और एरिस्किन ने। हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर मथुरदास शर्मा ने। ध्यान रखना, जो बाबरनामा थी वो तुर्की भाषा में थी और उस समय लगभग सारे मुग़ल फ़ारसी में समझते थे और फ़ारसी में विद्या ग्रहण करते थे। तो हर एक कोई ग्रंथ होता है, साहित्य होता है, उसका फ़ारसी में अनुवाद किया जाता था। ठीक है। बाबर ने सिक्के चलाए थे काबुल में शाहरुख नाम से और कंधार में बाबरी नाम से, दोनों ही चांदी के थे। बाबर ने जो सिक्के चलाए थे उसके एक तरफ 4 खलीफाओं का नाम अंकित किया और दूसरी तरफ उपाधि अंकित की खुद की। कौन सी? कलंदर की है, बादशाह की उपाधि है। और उस ज़माने में एक ही बहुत ही अच्छा एक चित्रकार था जिसे बीज़ात कहते हैं, बीज़ात, जो पूर्व का राफेल कहलाता है, उपाधि भी है इसकी। और स्थापत्य कला में बाबरी मस्जिद बनाया था, जो वर्तमान में अभी राम मंदिर अयोध्या वाला विवाद है ना, वो वाला बाबरी मस्जिद। तो इसका निर्माण करता था मीर अब्दुल काकी। एक काकी और आता है संत महात्मा, ध्यान रखना। ठीक है ना, बख्तियार काकी, ये मीर अब्दुल काकी है। ये जो बाबर का सेनापति था। और बाबरी मस्जिद वर्तमान में, मतलब तत्कालीन में उस समय अयोध्या में फैज़ाबाद यूपी में थी। और काबुली बाग की मस्जिद का निर्माण 1529 हरियाणा में करवाया था। पीर खाना की मस्जिद का निर्माण 1529 यूपी में करवाया था। नूर अफ़गान और आराम बाग है ना, ये ज्यामिति विधि पर आधारित बना हुआ है। ध्यान रखना, ज्यामिति विधि। ठीक है। और एक पैमाना भी, सड़क मापने का पैमाना भी बनाया था बाबर ने, जिसे गज़े बाबरी नाम से जाना जाता है। और अब ध्यान देते हैं इधर, बाबर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तुज़ुक-ए बाबरी, दीवान क्या होता है? कविताओं का संग्रह होता है। ठीक है। और उसके बाद में रिसाल और एक उसज, रिसाल-ए-उसज, ये एक रचना है जिसे खत-ए-बाबरी या रिसाल-ए-उसज भी कहते हैं। और एक चौथा है एक मुबैयान, ये एक शैली है, ध्यान रखना, पद्य शैली। और 5वां है तारीख-ए-रशीद। ठीक है, तारीख-ए-रशीद, जो मिर्ज़ा हैदर के द्वारा लिखी गई है। मिर्ज़ा हैदर कौन था? बाबर का चचेरा भाई। चलो, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।